हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन. I suppose you all guys and girls are ready for the marathon session today with half an hour break every 2 hour. Clear? तैयार रहें. अच्छा, वो माता रानी के जागरण में होता है ना कि शुरुआत का तो समय होता है और बाकी का आगे लिखा जाता है कि माता रानी की इच्छा से. ठीक है, तो जगतारा की इच्छा से जब तक आप और हम बने रहेंगे. चलिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो डीपीएसपी के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर उसको डिस्कस करेंगे और फिर जाके फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो यूनियन लेवल के एग्जीक्यूटिव है उसकी चर्चा होगी. तो कल मैंने चर्चा की थी आपसे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो बाध्य योग्य क्यों नहीं है, जस्टिसेबल क्यों नहीं है, कि यदि उसको सरकार नहीं मानती है तो सरकार को क्यों नहीं हम न्यायालय में घसीट सकते हैं. क्लियर? तो इसके पीछे मैंने वजह बताया था कि जो ऐसे कल्याणकारी योजनाओं को, स्कीम को लागू करने के लिए तो सबसे पहली जरूरत जो होती है वो वित्तीय संसाधन की होती है. उसके अलावा देखिए कि चूंकि भारत विविधताओं का देश है तो अलग अलग जगह के लोगों की जो मांग है, ठीक है, वो अलग अलग होती है. तो एरिया स्पेसिफिक यानी कि क्षेत्र विशेष कार्यक्रम को तैयार करने में, उसे लागू करने में, उसके पीछे जो लॉजिस्टिक्स होती है उसमें काफी वक्त लगता है. इसके बाद देखिए बैकवर्डनेस या पिछड़ापन भी एक कारण है और इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं भारत के अंदर कि उसको सुलझा पाना इतना आसान नहीं है विद द सिंगल स्ट्रोक. तो ऐसा नहीं कि सरकारें राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे इन चीज़ों को लागू नहीं कर रही है, लेकिन इसको लागू करने में क्या लगता है, वक्त लगता है. तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे कि ये जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, लिखिए ये जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, ठीक है, ये वाद योग्य क्यों नहीं है. यस, गॉट इट. तो चलिए पहला लिखिए कि यह वाद योग्य क्यों नहीं है. यह वाद योग्य क्यों नहीं है. यह वाद योग्य क्यों नहीं है. पहला, पर्याप्त वित्तीय संसाधन का नहीं होना. पहला. इसके अलावा जो दूसरा है विविधता, फिर पिछड़ापन और लास्ट में ये देखिए बहुत सारी समस्याएं जिसके निदान की आवश्यकता है. जिसके निदान की क्या है, आवश्यकता है. इसके अलावा इसकी जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म में या इसकी जो आलोचना है उसमें आप एक चीज देखें कि चूंकि ये वाद योग है तो इस मतलब पीछे से कोई लीगल बैकिंग नहीं है कि भाई इसको कैसे लागू किया जाएगा. और हमने देखा कि जो सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है या जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है या पश्चिमी जो उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है, उसके हिसाब से क्या किया गया है, अनुच्छेदों को अरेंज किया गया है. और इस तरीके से आप देखो कि जो गैर तार्किक आप देखेंगे कि अरेंजमेंट या क्रम आपको दिखेगा. और साथ में जो फिलॉसफी भी है, ठीक है, इसके पीछे का जो दर्शन है वो उसमें निरंतरता नहीं देखी जा सकती है. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका इसकी आलोचना आप कह सकते हैं कि देखिए 20वीं शताब्दी के लिए तो ये सही था, लेकिन 21वीं शताब्दी के लिए इसको
बहुत सही नहीं माना जा सकता। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य करना भी चाहिए सरकार को, लेकिन जब आप देखो ना कि सारी जो व्यवस्था है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यानी कि जो बाजार के मांग और पूर्ति का जो बल है वो तय करता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार यदि हर बात पे इंटरफेयर कर रही है, बीच बचाव कर रही है, ठीक है, तो इसको सही नहीं माना जाएगा। लेकिन नेक्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि संवैधानिक जो विवाद बहुत ज़्यादा है, एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकार, ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। बहुत दफ़े आप देख रहे हो कि जैसा कि कल ही मैंने बताया था, केरल के अंदर या तमिलनाडु के अंदर आप देखिए तो आज की तारीख में वहाँ पर क्या है कि राज्यपाल और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बीच में विवाद है। तो ये सारे जो विवाद हैं वो डीपीएसपी को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने में क्या करती है, मुश्किलें पैदा करती है। तो लिखिए नेक्स्ट, आलोचना, लिखिए आलोचना। पहला जो है वो देखें कि यह वाद योग्य नहीं है, यह वाद्य योग्य नहीं है। गैर तार्किक रूप से क्रम में, गैर तार्किक रूप से क्रम में इसके पीछे के दर्शन में निरंतरता नहीं है, निरंतरता नहीं है। क्लियर? और इसे रूढ़िवादी माना जाता। क्लियर? 20वीं शताब्दी के लिए सही, लेकिन 21वीं शताब्दी के लिए पर्याप्त नहीं। इधर मैं लिख रहा हूं के लिए पर्याप्त नहीं, लिख लिया। अब देखिए इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बहुत से संवैधानिक विवाद, इसमें आप पहला देखो कि केंद्र एवं राज्य के बीच, दूसरा लिखिए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच। क्लियर? और तीसरा लिखिए मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, पहले लिखे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच। क्लियर? मुख्यमंत्री के बीच। अब एक चीज जो समझने लायक है वो क्या है कि मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या फर्क है। ठीक है, मूलभूत अधिकार की बात की जाए तो आपको ये मैंने बताया भी था, ये राज्य को बहुत दफे रोकता है। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव टर्म में कहा गया है, नकारात्मक रूप में। ठीक है,
कि जैसे आर्टिकल 14 के अंदर आप देखिए कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कोई असमान नहीं होगा। नहीं, अब अनुच्छेद 15(1)(2) की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर राज्य के ऊपर एक तरीके से उसके अधिकार को सीमित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो राज्य को कहता है कि आप ऐसा करें। क्लियर? तो पहला अंतर यह है कि एक जहां पर फंडामेंटल राइट नकारात्मक रूप से कही गई है, राज्य के अधिकारों को सीमित करता है, राज्य को अत्यांतिक या एब्सोल्यूट नहीं होने देता। दूसरी तरफ डीपीएसपी राज्य को कहता है कि आप लोक कल्याणकारी क्या करें, कार्य करें। ठीक है। दूसरी बात आप देखिए कि जो फंडामेंटल राइट है वो वाद्य योग्य है, इसको आप लागू करवा सकते हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद्य योग्य नहीं होते। क्लियर? फिर बारी आती है फंडामेंटल राइट की। इसका जो एम है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का, कि वो क्या लाए, राजनीतिक लोकतंत्र लाए। और दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है। क्लियर? और फंडामेंटल राइट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लीगल सैंक्शन दिखता है, यानी कि कानूनी रूप से उन चीजों को क्या किया जाता है, लागू करवाया जाता है। बहुत दफे संसद क्या करती है, कानून बना के इसको लागू करती है। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो ये क्या है, एक नैतिक और राजनीतिक दबाव है सरकार के ऊपर कि आप ये करें। नहीं, जहां तक फंडामेंटल राइट का सवाल है, ठीक है, एक और अंतर है। वो अंतर ये है कि ये व्यक्तिगत रूप से भी, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, क्लियर, और सामूहिक रूप से दी जाती है। लेकिन यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए तो ये सामूहिक और सामाजिक रूप से दी जाती है। क्लियर? मूलभूत अधिकार की यदि बात की जाए तो इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है लागू करने के लिए, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू यदि करना है तो कानून की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर? अब देखिए एक अंतर और है कि जो कोई कानून यदि मूलभूत अधिकार के खिलाफ जाते हुए बनाया गया तो उसको असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया था अनुच्छेद 13(2) के तहत। क्लियर? कौन कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की यदि बात की जाए तो वो क्या होता है, गैर संवैधानिक होता है। ध्यान देना, क्या होता है, गैर संवैधानिक होता है। ठीक है, मतलब यदि लागू ना किया जाए, ठीक है, तो भाई आप सरकार को कुछ कह नहीं सकते। क्लियर? ये सारा फर्क है किसके बीच में, एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार के बीच में। तो देखिए और लिखते हैं थोड़ा सा कि मूलभूत अधिकार एवं हेडिंग देना राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बीच अंतर। क्लियर? अच्छा, मैं इसको सहूलियत के लिए एफआर लिख दे रहा हूं और इसको सहूलियत के लिए मैं डीपीएसपी लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, इसको क्या लिख दे रहा हूं, डीपीएसपी। आगे बढ़े, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं और यहां लिख दे रहा हूं एफआर। यहां लिखता हूं बच्चों एफआर और इधर लिखते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? अब इसमें देखिए ये क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक सरकार को
सीमित करता है। क्लियर? और ये क्या है? सकारात्मक है। लिखिए, सरकार को कल्याणकारी कार्य के लिए कहता है। क्लियर? पहला ये क्या है? वाद्य योग्य है। क्लियर? और ये वाद्य योग्य नहीं है। क्लियर? ये वाद्य योग्य नहीं है। क्लियर? इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र इसका लक्ष्य है। और इसका क्या लक्ष्य है कि ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र लाए। इसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। क्लियर? ये दी गई। क्लियर? नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं FR और फिर DPSP। थोड़ा सा ये क्लियर? देखिए, कानूनी ओके, गुड मॉर्निंग। कानूनी रूप में। क्लियर? और ये यदि आप DPSP की यदि बात की जाए तो यहां पर, ठीक है, चीजें क्या है? नैतिक है। क्लियर? नैतिक है और प्लस क्या है? राजनीतिक है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो है यहां पर यह व्यक्तिगत प्लस सामाजिक दोनों ही है। और इधर सामाजिक, ठीक है, इधर सामाजिक प्लस समाजवाद, ये दो है। नेक्स्ट जो बारी आती है कि लागू करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, कर भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी किया जाए तब भी ये लागू रहेगा। और इसको लागू करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता होती है। ओके, आवश्यकता होती है। चलिए, तो हमने ये देखा कि ये क्या था हमारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और इस पे हमने विस्तार पूर्वक क्या की? चर्चा की। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है,
वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य का जहां तक सवाल है, ये हमारे संविधान में शुरुआत में था नहीं, ठीक है, ये हमारे संविधान में शुरुआत में था नहीं, इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया हमारे संविधान में। क्लियर। अब एक चीज देखिए कि ये इंदिरा गांधी के समय में इसको जोड़ा गया, ठीक है, किसके समय में जोड़ा गया, तो इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया। अब इसमें बारी बारी से हम और आप सीखेंगे कि शुरुआत में, ठीक है, ये जो जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया और उस समय 10 मूलभूत कर्तव्य रखे गए, ठीक है, बारी बारी से हम चर्चा कर लेंगे। और फिर एक और जोड़ा गया, वो कब, 2002 में। और ये जो मूलभूत कर्तव्य है हमने कहाँ से कॉपी की है, तो पूर्व सोवियत संघ से क्या की है, इसकी कॉपी की है। क्लियर। और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पे किया गया था। क्लियर। और जो ये माना गया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी 1975 से लेके 1977 के बीच में, तो उस समय ये महसूस किया गया था, ठीक है, कि भाई जो नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हों। अजय, उस समय जो दिक्कत क्या आई थी, तो सूखा 1973 में, तेल का संकट 1975 में, हमने देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध, और जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो अच्छे स्थिति में नहीं थी। लेकिन तत्कालिक जो कारण इसका ये रहा था, ठीक है, कि जब वो लगाई गई, इमरजेंसी लगाई गई, तो उस समय काफ़ी मतलब हड़ताल या सरकार का विरोध किया गया लोगों के द्वारा। और जो मैं बता दूं कि सरकार और जो अर्थव्यवस्था थी एक तरीके से क्या हो गई थी, पंगु हो गई थी। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ और सिर्फ आठ मूलभूत कर्तव्यों के बारे में रिकमेंडेशन किया था। कितने के बारे में? 8 के बारे में। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, उसमें 10 मूलभूत कर्तव्यों को क्या किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया, रेकमेंड किया गया। लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म की जाती है, एक जो आलोचना की जाती है मूलभूत कर्तव्यों की, वो क्या है कि भाई इसको यदि जो नागरिक हैं उसका पालन यदि ना करें तो ना उनके खिलाफ कोई शास्तियां या जुर्माना हो सकता है, ना ही उनको कोई पनिशमेंट या सजा दी जा सकती है। दूसरी तरफ कि यदि नागरिक इसको ना माने तो ऐसी स्थिति में उनको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। कहां पर? तो न्यायालय के अंदर। मतलब आप नागरिकों को मूलभूत कर्तव्य को नहीं मानने के कारण से घसीट नहीं सकते न्यायालय में, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मसला ये होना चाहिए कि जो हमारी जो सरकारें चलेगी या जो देश चलेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं टैक्स की आवश्यकता होती है, कर की आवश्यकता होती है। तो कर अदायगी जो सिटीजन है या नागरिक हैं उनका मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें किया नहीं गया। और इस आधार पे क्या किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है, कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं, ठीक है। लिखिए, मूलभूत कर्तव्य, लिखना मूलभूत कर्तव्य, लिखिए। पहला पॉइंट, यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर जोड़ा गया। लिख लिया? क्लियर? लिखिए, उस समय इसमें 10
मूलभूत कर्तव्य रखे गए और इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, लेकिन 2002 में इसमें एक और मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए। क्लियर? अब देखिए, हेडिंग दे दें स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, और पहला पॉइंट लिखें 1975 से 1977 के बीच मूलभूत कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे आपातकाल प्रमुख वजह थी और यह कहा गया कि लिख लिया। यह कहा गया कि सूखा, 1973 का तेल संकट लिख लिया। तेल संकट, 1975 का भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अर्थव्यवस्था का बुरी स्थिति में होना कारण रहा, लेकिन लिखा, लेकिन आपातकाल के समय में लोगों के द्वारा हड़ताल एवं ठीक है, हड़ताल एवं अन्य विरोध के कारण सरकार और अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में आ गई थी। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, इस नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति ने 8 मूलभूत
अधिकारों के बारे में अनुशंसा दी थी। लिख लिया, अनुशंसा दी थी। नेक्स्ट लिखें, लिखा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लिखा के तहत 10 मूलभूत कर्तव्य प्रस्तावित किए गए, लेकिन इसके लिए कोई जुर्माना या सजा तय नहीं की गई। लिख लिया, फिर लिखे इसे नहीं पालन करने के कारण से किसी भी नागरिक को न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता है। लिख लिया, इसके अलावा इसमें कर अदायगी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखिए इससे संबंधित संविधान में संशोधन अनुच्छेद 51A और भाग 4A में रखा गया। चलिए अब बारी बारी से हम सारे मूलभूत कर्तव्य को पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक मैं बताता जा रहा हूं और एक एक मैं लिखवाता भी जा रहा हूं। सबसे पहला क्या है कि हमें अपने संविधान का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और साथ में जो संविधान के जो विचार हैं, आइडियल्स हैं, उसके जो लक्ष्य हैं, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे राष्ट्रीय गान है, उन सबों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो लिखिए मूलभूत कर्तव्य निम्न है, मूलभूत कर्तव्य निम्न है। लिख लिया, लिखिए पहला, नागरिक संविधान के उपबंधों का पालन करे तथा संविधान के आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान इत्यादि का सम्मान। क्लियर। दूसरा जो कर्तव्य है वो क्या है कि भाई जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन,
उसके कुछ नोबेल आइडिया थे, अनोखे आदर्श थे, उस वो हमें इंस्पायर करे और हम क्या करें, उसको फॉलो करें। तो लिखिए दूसरा, लिखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनोखे आदर्श को मानना चाहिए। तीसरा है कि भारतीय के रूप में हमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाना चाहिए। लिखिए तीसरा, भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। चौथा है, लिखिए क्लियर, देश की रक्षा या राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए पांचवा, क्लियर। देखिए पांचवा क्या है कि जो भी समाज के अंदर लोग हैं उनमें क्या हो, सहयोग हो और साझा बंधुत्व को बढ़ावा दें और धर्म से ऊपर उठ के, ठीक है, भाषा से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के या समाज के किसी एक वर्ग के होने से ऊपर उठ के, और जो महिलाओं के प्रति जो आप कह सकते हैं कि अपमानजनक जो व्यवहार है, क्लियर, उसको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। क्लियर। तो लिखिए पांचवा, धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग से ऊपर उठकर सामाजिक सौहार्द तथा साझा बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए, बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए तथा महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार इत्यादि को त्यागना चाहिए। क्लियर। अब छठा लिखें, लिखिए छठा, देश की साझा विरासत एवं समृद्ध परंपराओं का संरक्षण करना चाहिए। क्लियर। सातवां लिखें, वन, झील, नदियां, वन्य जीवन को संरक्षित एवं बेहतर करना चाहिए तथा जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। क्लियर।
अब नेक्स्ट लिखें 8वां, क्लियर। वैज्ञानिक सोच मानवता तथा किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा तथा सुधार को बढ़ावा देना चाहिए। लिखा, को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए सरकारी संपत्ति की रक्षा लिख लिया, तथा हिंसा का त्याग करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट जो है लिखिए व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए तथा बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये तो 10 हो गए। अब 11th लिखिए, 11वां लिखिए इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसकी नहीं, इसकी की जगह इसको मूलभूत कर्तव्यों में रखा गया और इसमें अपने संतान या जिसके आप संरक्षक हैं छह से 14 वर्ष की आयु में 6 से 14 वर्ष की आयु में उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई, कितने हैं टोटल 11 है, कितने हैं टोटल 11 है, ध्यान देना। अब इसके जो लक्षण है, लक्षणों के बारे में समझते हैं। और इसके जो लक्षण की यदि बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं मोरल यानी कि नैतिक और सिविल क्या है, एक तरीके का कर्तव्य है। और इसमें आप देखिए कि जो भारतीय परंपरा है, भारत की जो मिथ्या है, ठीक है, भारत की जो धर्म है और धार्मिक जो संस्कृति से संबंधित चीजें हैं वो इसके अंदर क्या की गई है, शामिल की गई है। क्लियर। इसके अलावा आप ये समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है और नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसको लागू नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको आप न्यायालय के द्वारा क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। हाँ, यदि संसद इससे संबंधित कोई कानून पारित कर दे या राज्य सरकारें इससे संबंधित कोई कानून पारित कर दे तो वो अवश्य क्या होगा, वाद योग्य भी होगा और वो लागू भी होगा।
क्लियर? तो लिखिए लक्षण, लिखिए लक्षण। पहला, यह नैतिक एवं सिविल कर्तव्य है, नैतिक एवं सिविल कर्तव्य है। दूसरा लिखिए, यह भारतीय परंपरा, कौमा तौर तरीके, कौमा धर्म से संबंधित कार्य को दर्शाता है। लिख लिया? यह सिर्फ नागरिकों के लिए है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए है। फिर लिखे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह वाद योग्य नहीं होता है, यह वाद योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। लिख लिया? नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अब ये समझिए कि इसकी क्रिटिसिज्म भी की गई। क्लियर? एक चीज आप ये जाने कि दूसरे जो ड्यूटी है, जैसे वोट देने का, क्लियर, जैसे टैक्स देने का, जैसे फैमिली प्लानिंग का, नहीं परिवार नियोजन या कर अदा करने का या मत डालने का, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। अच्छा, जब आप कहते हैं कि साझा विरासत को बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए, जब आप कहते हैं कि जो वैज्ञानिक सोच को बेहतर करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, तो एक चीज आप ये बताओ कि एक जो इलिटरेट है, निरक्षर है, वो इन शब्दावलियों को कैसे समझ पाएगा? तो एक क्रिटिसिज्म ये भी होती है। और दूसरा ये कहा गया कि ये नैतिक रूप से रखा गया है और चूंकि ये वाद योग्य नहीं है, तो जो नागरिक है इसको माने या ना माने ये उन पर निर्भर करता। इसके अलावा आप यदि देखें कि ये कोई उद्देश्य को पूरा नहीं करता, सुपरफ्लुअस है, मतलब ऊपर ऊपर से बातें हैं। ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग इसको पहले से ही, भाई जैसे राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करना, अधिकतर लोग इसको खुद फॉलो करते हैं, अलग से मेंशन करने की या इसको उल्लेखित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में देखो कि इसको एज ए अपेंडेज जोड़ा गया। अपेंडेज कहने का क्या मतलब? एक अतिरिक्त भाग के रूप में जोड़ा गया। और आपने देखा कि अनुच्छेद 51A में रखा गया, 51 था, ए रख के इसको कर दिया गया और भाग 4A इसके लिए बनाया गया। तो ये सारे क्या है, इसके क्रिटिसिज्म है। तो लिखिए आलोचना, आलोचना, लिख लिया? तो आलोचना में ये समझिए, पहला लिखें, इसमें महत्वपूर्ण कर्तव्य जैसे मताधिकार, कर अदायगी, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, लिख लिया, इत्यादि इत्यादि शामिल नहीं है। क्लियर? लिखिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए इसको
समझ पाना मुश्किल कार्य है। समझ पाना मुश्किल कार्य है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, चूंकि यह, नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि यह, लिखिए, वाद्य योग्य नहीं होता, वाद्य योग्य नहीं होता, अतः यह एक नैतिक रूप में है, एक नैतिक रूप में है। लिखा। फिर लिखिए, यह कोई विशेष उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, उद्देश्य को पूरा नहीं करता, तथा यह भाग 4 और अनुच्छेद 51 में अतिरिक्त रूप से भाग 4 ए तथा अनुच्छेद 51 ए जोड़ के लाया गया। चलिए, ये तो देख लिया कि भाई ये सब सारे क्रिटिसिज्म है, क्लियर। आखिर इसका महत्व क्या है, आखिर इसे जोड़ा क्यों गया? तो सबसे पहले ये रिमाइंडर देता, जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनको याद दिलाता कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मूलभूत अधिकार ही नहीं है, मूलभूत कर्तव्य भी है। ठीक है। दूसरी बात, साथ में ये जनता को एक तरीके से, जो नागरिक है उनको चेतावनी भी देता कि आप कोई मतलब राष्ट्र विरोधी कार्य ना करें, जैसे राष्ट्रीय झंडा को जलाया जाना या कोई समाज के विरोध कोई कार्य ना करें, कि भाई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी कि सरकारी संपत्ति है उसको क्या करें, आप खत्म करें। ठीक है, उसमें तोड़फोड़ करें। और फिर देखिए, जो नागरिक हैं, क्लियर, नागरिकों को यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आप मूक दर्शक नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय जो गोल है ना, ठीक है, राष्ट्रीय जो गोल है यानी कि जो राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं, उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, नेक्स्ट दिया गया कि कोर्ट क्या करती है, ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी कानून को कि वो संवैधानिक रूप से, क्लियर, कि वो संवैधानिक रूप से आवश्यक है या नहीं है, वैध है या नहीं है। क्लियर, ये तो कोर्ट तय करेगी ना। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, यदि चाहे तो फंडामेंटल राइट के लागू किए जाने के लिए क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। लागू किए जाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। क्लियर? ओके, जस्ट ए मिनट। तो नेक्स्ट इसको लिख लीजिए। ठीक है, महत्व लिखिए, महत्व। इसका हेडलाइन क्या होगा, GFD में पॉइंट्स लिखवाएं। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स में तो पॉइंट्स लिखवाए ना, आपको 11 के 11 फंडामेंटल राइट्स लिखवा दिए मैंने। ठीक है, दिख पा रहा है, दिख पा रहा है नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट लिखे, महत्व। महत्व लिखे, सबसे पहला यह नागरिकों के लिए, लिखिए, यह नागरिकों के लिए लिखा एक तरीके से
उन्हें याद दिलवाता कि आपके पास सिर्फ मूलभूत अधिकार ही नहीं है बल्कि मूलभूत कर्तव्य भी हैं। दूसरा, यह नागरिकों को चेतावनी देता है कि राष्ट्रीय झंडे को जलाए जाने या अपमान करने जैसे राष्ट्र विरोधी कर्तव्य ना करें तथा समाज विरोधी कार्य जैसे कि सरकारी संपत्ति को खत्म करना, जलाया जाना ना करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नागरिक सिर्फ मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य में उनका की जगह उनकी सक्रिय भूमिका होती है। क्लियर? फिर लिखिए, न्यायालय किसी भी कानून के संवैधानिक वैधता को तय कर सकती है। ठीक है? फिर लिखे, संसद मूलभूत कर्तव्यों को नहीं मानने की स्थिति के लिए कानून बनाकर लागू करने के संबंध में जुर्माना या सजा तय कर सकती है। अब देखिए, एक जस्टिस वर्मा की कमेटी आई थी 1999 में। क्या आई थी? जस्टिस वर्मा की कमेटी आई थी 1999 में। उसमें कुछ अनुशंसाएं या सलाह दी गई, क्लियर, मूलभूत कर्तव्य के बारे में। उसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम है, ठीक है, प्रिवेंशन टू इंसल्ट, मतलब इनके अपमान निवारण के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान निवारण के लिए जो अधिनियम है 1971 का, उसमें क्या किया जाए? बदलाव किया जाए। फिर कहा गया जो अपराध से संबंधित कानून है उसमें भी थोड़ा बदलाव कीजिए। सिविल अधिकार के रक्षा से संबंधित कानून में जो 1955 का है उसमें भी बदलाव करें। फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसे कहते हैं उसमें बदलाव करें। फिर यूएपीए आपने सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्लियर नहीं, मतलब गैर कानूनी कार्य निवारक अधिनियम 1967 के अंदर क्या करे? बदलाव करे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, क्लियर, जो
लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951, उसमें बदलाव करें, और साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंदर, इसमें क्या करें, बदलाव करें। तो हेडिंग दीजिए जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 लिख लिया, ने निम्नलिखित कानूनों में बदलाव के लिए लिखा अनुशंसा दी ताकि मूलभूत कर्तव्यों को लागू किया जा सके। लिखा, पहला लिखें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अपमान ब्रैकेट में लिखना निवारक अधिनियम 1971 लिख लिया। फिर दूसरा लिखिए अपराध अधिनियम, लिखा अधिनियम। तीसरा लिखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लिखा। नेक्स्ट लिखिए भारतीय दंड संहिता लिखा। फिर लिखे गैरकानूनी कार्य निवारक अधिनियम 1967 क्लियर 1967। फिर लिखे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। फिर लिखे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लिख लिया। फिर लिखिए नेक्स्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980। चलिए, तो ये क्या था हमारा मूलभूत कर्तव्य। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के लिहाज से, और एक एक चीज़ को और बारीकियों को समझते हुए आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है कि हमें जो पढ़ना है वो राष्ट्रपति के बारे में, क्लियर, उपराष्ट्रपति के बारे में, किसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, और इन सबों के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है,
और कुछ चीज़ें जो जुड़ेगी वो जैसे कि आप लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्ति पढ़ेंगे किसके, राष्ट्रपति के, तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे संसद से भी जाके जुड़ेगा। तो उस चीज़ को मैं यहीं पे समझा दूंगा और ताकि आप बेहतर समझ पाएँ इसको। और उसके बाद ठीक है, इसके बाद मैं फिर जो चर्चा करूंगा संसद का, तो उस समय इस चीज को क्या नहीं करूंगा, डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर? तो अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्लियर, वो सेंट्रल लेवल का, क्या बच्चों, सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र स्तर पे। और यहां पर जो चर्चा होगी वो राष्ट्रपति की नहीं, उपराष्ट्रपति की, फिर प्रधानमंत्री और फिर मंत्री परिषद। क्लियर? ये चार चर्चा मैं करने जा रहा हूं आपसे बारी बारी से। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कौन सा बच्चों, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में सबसे ये पहले जानिए कि अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक, मतलब लिखिए यहां पर अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है और साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी। क्लियर? भारत का महा न्यायवादी, क्लियर, महा न्यायवादी। क्लियर? अब सबसे पहले आप जानते हैं किसके बारे में, हम इनके बारे में जानते हैं, किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। क्लियर? इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है समझना। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, सबसे पहले तो जो नियुक्ति होती है, ये ध्यान देना, वो अप्रत्यक्ष होती है। क्या होती है बच्चों? अप्रत्यक्ष, पहली बात। दूसरी बात, क्लियर, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ये लिख लो, मैं समझा रहा हूं। अप्रत्यक्ष होती है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया। अब समझिए, इसके अलावा आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सीक्रेट बैलेट के तहत किया जाता है, किसके तहत किया जाता है? गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। मतलब आपने किसको वोट दिया ये आप नहीं बताएंगे। क्लियर? आपने किसको वोट दिया ये आप नहीं बताएंगे। क्लियर पॉइंट? और इसमें आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये अप्रत्यक्ष क्या होता है। देखो, ये कंसेप्ट्स हैं और इन सारे कंसेप्ट्स को यदि ना समझें तो तुरंत बताएं मुझे, अप्रत्यक्ष कैसे होता है। सबसे पहले इस चीज को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक क्या होता है बच्चों, इलेक्टोरल कॉलेज, या क्या होता है बच्चों, निर्वाचक मंडल होता। अच्छा, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं वो देखिए। कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, उससे पहले भी राज्यसभा, क्लियर, और लोकसभा के पहला, दूसरा विधानसभा, क्लियर, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से? दिल्ली प्लस पुदुचेरी,
समझना, इन सभी के यहां लिख दे रहा हूं निर्वाचित सदस्य। देखो दो तरह के सदस्य होते हैं, एक जिसको कि राष्ट्रपति क्या करते, मनोनीत करते, एक जिसको कि राष्ट्रपति क्या करते, मनोनीत करते, और एक होता है हमारे और आपके द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। क्लियर? अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों की यदि बात की जाए तो वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, उनको चुन के भेजते हैं। क्लियर है पॉइंट? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनको क्या करते हैं, चुन के भेजते हैं, पहली बात तो। और दूसरी तरफ हम और आप जैसे लोग लोकसभा के सदस्यों को चुन के भेजते हैं। ठीक है, हम और आप जैसे लोग विधानसभा के सदस्यों को चुन के भेजते हैं। हम और आप जैसे लोग दिल्ली के विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं या पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको चुन के भेजते हैं। ये सारे निर्वाचित सदस्य आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो भैया हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, ध्यान देना, इनको चुना है और ये आगे चुनते हैं। तो इसी कारण से सबसे पहली बात जो हमने आपको बताई कि जो चुनाव होता है वो क्या होता है बच्चों, अप्रत्यक्ष होता है। मतलब प्रत्यक्ष होगा तो सीधे जनता क्या करेगी, इनके चुनाव में भागीदारी करेगी, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। सीधे तौर से इनकी क्या होती है, भागीदारी नहीं होती है। क्लियर? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब आप ये समझिए कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या है वो देखते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जो इसके लिए बच्चों क्या होता है, एक कोटा होता है, एक कोटा होता है। कुल वैध मतों का 50% प्लस 1, ये कम से कम चाहिए होता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। ध्यान देना, आगे बढ़े, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। अब यहां पर समझना कि ये है क्या, ये तो समझ में आ चुका। अब बारी ये होती है कि जब तक 50% जमा 1 वोट न मिले किसी को भी चुना हुआ माना नहीं जाएगा, और तब तक मतगणना होती रहेगी जब तक कि किसी एक को 50% और 1 वोट ना मिल जाए, 50% और 1 वोट ना मिल जाए। ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें आप एक चीज समझो कि ये है क्या। मान लीजिए ए बी, और इस पॉइंट को समझना, ए बी सी और डी ये 4 क्या है, उम्मीदवार हैं, और हजार क्या है, वैध मत है। क्या है, 1000 वैध मत है। जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, ध्यान देना, जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे वो सभी क्या करेंगे, सभी को वोट डालेंगे। जैसे मान लो कि मैं निर्वाचक मंडल का सदस्य हूं, लोकसभा का या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हूं, या विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हूं, या दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है उसका निर्वाचित सदस्य हूं, मान लेते हैं ये बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैं सभी को वोट डालूंगा, ए बी सी डी सभी को डालूंगा वोट। अब बोलोगे कि ये क्या बात हो गई, आप समझना, मैं क्या करूंगा, इसमें अपना प्रेफरेंस दूंगा। पहला प्रेफरेंस मान लो मैंने बी को दिया, दूसरा सी को दिया, तीसरा ए को दिया, और मान लेते हैं कि चौथा डी को दिया। तो जैसे मैं प्रेफरेंस या वरीयता दे रहा हूं, वैसे सारे के सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, वरीयता देंगे जब वो मत डालेंगे। क्लियर? अब मान लो कि फर्स्ट राउंड की या जिसको हिंदी में प्रथम चक्र कहते हैं,
प्रथम चक्र की गिनती शुरू हुई। क्लियर, ध्यान देना। अच्छा, शर्त क्या था कि कुल वैध मतों का आधा जमा एक मिले तभी उसको जीता हुआ माना जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर, किसी भी कैंडिडेट को। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई उसमें 400 इनको मिला, 300 इनको मिला, 200 इनको मिला और 100 इनको मिला। चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि भाई यहां पर यदि 1000 वैध मत हैं तो कम से कम 501 तो चाहिए। 500 आधा हुआ प्लस 1, क्लियर, 501 चाहिए। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें आप ये समझिए कि किसी को 501 मत मिला क्या? किसी को एक नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसको सबसे कम मत मिलता, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, गिनती से बाहर कर दिया जाता है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किसको सबसे कम मत मिला है, तो डी को सबसे कम मत मिला है, ठीक है। तो डी को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब इसको जो मत मिले हैं उसकी गिनती नहीं की जाएगी, बल्कि अब क्या शुरू होगा, सेकेंड राउंड, ठीक है। क्या शुरू होगा, सेकेंड राउंड या द्वितीय चक्र। अब ये जो 100 मत थे, ठीक है, जो डी को मिले थे उसको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। और इसमें देखा जाएगा कि द्वितीय वरीयता किसको दी गई है, किसको दी गई है, द्वितीय वरीयता किसको दी गई है। चलिए मान लेते हैं कि इसको 50 मिले, इसको 50 मिले, इस 100 में से किसी एक को नहीं मिला, ठीक है, 100 के 100, ठीक है, इसको 50, इसको 50, सी को इस 100 में से एक भी नहीं मिला। अब देखिए अभी भी कोई जीता हुआ नहीं है, जीतेगा कितने पे, तो कम से कम उसको क्या मिले, 501 वोट मिले तभी वो क्या माना जाएगा, जीता हुआ माना जाएगा। क्लियर। अब मान लेते हैं, ठीक है, कि थर्ड राउंड की गिनती शुरू हुई, क्योंकि कोई भी नहीं जीता। अब सबसे कम मत किसको है, इस सी को फिर से भाई मतगणना से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके 200 मतों की क्या देखी गई, थर्ड प्रेफरेंस या तृतीय वरीयता देखी गई। मान लेते हैं कि इस 200 में से 100 इसको आया, ठीक है, क्लियर, और 100 इसको आया, क्लियर। तो इसको कुल कितने मिल गए, 300 जमा 50 जमा 100, यानी कि 450, क्लियर। और बी को कितने मिले, 550, और जीतने के लिए कितना चाहिए, 501। तो इस लिहाज से तीसरे चक्र में जाके जीत किसकी हुई, तो जीत किसकी हुई, तो कैंडिडेट बी की, ध्यान देना। और इसे ही क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय अनुपातिक विद्युती, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल। एक ही वोट डाला गया और उसको क्या किया जाता है, बार बार बदला जाता है। क्या किया जाता है, बार बार बदला जाता है। अच्छा, अब बात होती है अनुपातिक पद्धति। अच्छा, ये अनुपातिक पद्धति है क्या भाई, समझिए कि ऐसे समझो यूपी विधानसभा में, ठीक है, यूपी विधानसभा में कितने सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हों, और उसमें जैसे 402 सदस्य हैं, मान लेते हैं कि उनमें से 300 बीजेपी को मिला, तो बीजेपी के एमएलए यदि 300 है तो उसी अनुपात में वो वोट डालेंगे। मान लेते हैं कि सपा के जो एमएलए हैं वो कम है, तो उसी अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, अनुपातिक पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुपातिक पद्धति कहा जाता है, ठीक है। आप लोग फटाफट बताइए कि ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। बच्चों जवाब देना, यस या नो। आई एम वेटिंग। क्योंकि ये वाइटल पॉइंट है, समझना आवश्यक है। हाँ कोई नहीं, हाँ लेटेंसी तो रहती है।
एक बार और, ठीक है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। देखिए होता क्या है कि जीतने के लिए 50% प्लस 1 चाहिए। मान लो कि 1000 वैध मत है, क्लियर, तो उसको कितना चाहिए होगा, इसमें से उसका आधा 1000 को डिवाइड करो 2 से जमा 1 करो, क्लियर, यानी कि 501 आएगा तभी कोई जीता हुआ माना जाएगा। क्लियर है। अब होता क्या है कि जो निर्वाचित एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, यही तो भाग लेते हैं इसमें, ध्यान देना, ये एमएलए या एमपी ही तो भाग लेते हैं, ध्यान दो। तो जितने भी एमएलए और एमपी हैं, ठीक है, वो किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे, वो मान लो 4 कैंडिडेट है तो चारों को वोट डालेंगे। बस ये बताएंगे कि भाई सबसे पहली बार यदि मत जाएगा तो मान लो बी को जाएगा, कह दिया, मान लो कि ए बी सी डी ये क्या है, मान लो कि चार कैंडिडेट हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरा पहला वोट इसको, दूसरा इसको, मान लो तीसरा इसको और चौथा इसको। क्लियर। ऐसे ही सारे जो मत डालने वाले हैं वो अपनी बात को क्या करेंगे, रखेंगे। क्लियर। मत के द्वारा प्रेफरेंस देंगे, वरीयता देंगे, किसी एक को वोट नहीं डालते। क्लियर है पॉइंट। अब ये समझना कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी, यहां पर ये नहीं है फर्स्ट पास पोल सिस्टम जैसा, जैसे एमएलए और एमपी के चुनाव में होता है कि आपको सबसे ज्यादा आ गया तो आप जीते गए, ठीक है, बहुमत ना भी दिखाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीते हुए, मतलब अंधों में काना राजा जैसी बात होती है एमएलए और एमपी के चुनाव में। मान लो कि 10 टोटल कैंडिडेट है एमएलए और एमपी के चुनाव में, यदि किसी को 33% ही वोट मिला, क्लियर, बाकी को 32%, 30%, 10% मिला, तो 33% वाला जीता हुआ माना जाएगा एमएलए और एमपी के चुनाव में। क्लियर, ध्यान देना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जब तक कुल का 50% प्लस 1 नहीं आएगा आप जीते हुए नहीं माने जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तब होता क्या है, इसमें अलग अलग चक्र की वार्ता होती है, सॉरी चक्र की गिनती होती है। अब मान लो कि 1000 लोगों ने वोट डाला था, तो 1000 लोगों का सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रथम चक्र में प्रथम वरीयता देखी गई। मान लेते हैं कि इसको 400 मिले उस 1000 में से, इसको 300, इसको 100 और इसको 200। देखो 1000 हो गया, बोलिए। लेकिन इसमें कोई जीता क्या, नहीं जीता। जब नहीं जीता तो जो सबसे कम मत पाता है उसको इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस 100 मत में सभी ने अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, द्वितीय वरीयता दी होगी, जो कि यहां पर जो द्वितीय चक्र की जो गिनती होगी उसमें इसको क्या, इसको तो ऑलरेडी 200 वोट है ही भाई, इसको ऑलरेडी 400 वोट है ही, इसको 300 है ही। अब इस 100 को देखा गया तो पाया गया कि इसको, इसमें से 50 वोट मिले, इसमें से इसको 40 वोट मिले और इसमें से इसको 10 वोट मिले। क्लियर, ध्यान देना, 10 वोट मिले। तो अभी भी कोई जीता क्या, अभी भाई 501 तो चाहिए तभी जीता हुआ माना जाएगा, अभी भी कोई नहीं जीता। तो अब क्या होगी, तीसरे चक्र की गिनती शुरू होगी। क्लियर। अब तीसरे चक्र में देखो एक चीज, आप सबसे कम मत किसको है, ठीक है, यहां पर देखिए इसको है, ए को। अब ए क्या होगा, इलेक्शन से बाहर निकलेगा। क्लियर। और ए के पास नहीं, ए नहीं, ए के पास तो है ए 200, ठीक है। देखिए हाँ, ए के पास ही सबसे कम है, 250 है, ठीक है। तो इसको इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी अब जो
ये 250 जो मत थे उसका तीसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें 250 है, मान लो कि उसमें से 200 इसको आ गया, ठीक है, और 50 इसको आ गया। क्लियर? तो जीत कौन गया भाई? सी जीत गया, क्योंकि इसको टोटल कितने वोट मिले? 510। क्लियर? और इसको कितने मिले? 490। तो एक ही वोट होती है, लेकिन वो वोट क्या होती है? बदलती जाती है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, जब तक कि किसी को अंत में 501 या टोटल वोट है उसका आधे से एक ना मिल जाए। अब बताना नेहा कुमारी, सभी लोग। क्लियर है बच्चों? बताओ यस नो, जल्दी बोलो फटाफट। सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, बस क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखो, ठीक है? ये बड़ी जल्दी थक जाते हो आप लोग इतने युवा होते हुए। क्लियर? मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। एक मिनट दिखाना, कमेंट कमेंट कमेंट, यस नो फटाफट लिखो तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर? चलिए, हाँ, इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। गुड, ये पॉइंट समझ में आ चुका। एकल संक्रमणीय विधि, एक ही वोट है जो ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट जो आपको समझना है, ये क्या समझना है, ये ध्यान दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सा है, ठीक है, कि इसमें देखिए भाग कौन नहीं लेते, भाग कौन नहीं लेता, भाग कौन नहीं लेता? तो सबसे पहले समझिए कि जो मनोनीत सदस्य, नहीं, राज्यसभा के, समझ लेना, इसको राज्यसभा, इसको लोकसभा, इसको जो एमएलए हैं या जो एमएलसी हैं, नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, और जितने भी मनोनीत सदस्य हैं उसमें भाग नहीं लेते। क्लियर है पॉइंट? इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, कि यदि विधानसभा भंग है कहीं की, मान लो गुजरात विधानसभा भंग है, वहां पर नए चुनाव होने हैं, ठीक है, या कोई सदस्य क्या हो गया, निलंबित हो गया, या उसको निष्कासित कर दिया गया, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अपने समय से बदस्तूर होगा, ठीक है? बदस्तूर क्या होगा? होगा, ठीक है? समझिए कि नेक्स्ट इसमें लिखिए, लिखिए राष्ट्रपति चुनाव में निम्न स्थितियों का फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? किन स्थितियों का फर्क नहीं पड़ता है? कि पहला, यदि विधानसभा भंग हो, चुनाव होना हो। दूसरा, यदि कोई सीट रिक्त हो, नहीं,
चाहे वो राज्यसभा का, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, क्लियर, या फिर विधान परिषद का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर, कोई भी सीट रिक्त हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज आप समझिए, यहां पर क्या होता है कि जो चुनाव की यदि बात की जाए तो एक तरफ आप देख रहे हो लोकसभा के अंदर ही 543 सदस्य हैं, ठीक है, आज के डेट में भी, और जो कि मतदान में हिस्सा लेंगे, और राज्यसभा के अंदर, ठीक है, देखो एक चीज समझना, लोकसभा जो पॉइंट है, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, ठीक है, जो भाग लेंगे, राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, ठीक है, ध्यान देना, और दूसरी तरफ विधानसभा, एक सिर्फ यूपी का ले लो आप, तो इसमें 402 सदस्य हैं, नहीं, यदि महाराष्ट्र का ले लिया, राजस्थान का ले लिया, बिहार का आपने ले लिया इसमें, ठीक है, तो ये तो भैया, ये जो आप देख लो ना, ये टोटल कितने हुए, 8 3 11, 4 3 7 1 8 और 5 2 7 781, और ये तो भैया 4-5 ही विधानसभा आ जाए, ठीक है, तो इससे ज्यादा हो जाएगा भाई। अब ऐसे तो 28 राज्य हैं और 2 संघ शासित प्रदेश भी है, 28 राज्य हैं और देखिए 2 संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी, क्लियर, यहां के सदस्य, तो भाई इसका पलड़ा तो बहुत भारी होगा, और लोकसभा का पलड़ा और राज्यसभा का पलड़ा, संसद का पलड़ा क्या होगा, नीचे हो जाएगा, किससे, विधानसभा के पलड़े से, तो ये तो गलत बात है। तो भाई बराबरी की जानी चाहिए, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आप देखो, एक तरफ यूपी और एक तरफ गोवा, गोवा में कितने, 40 सदस्य, ठीक है, विधानसभा में, यहां पर 402, तो बड़े राज्य और छोटे राज्य की तुलना भी नहीं की जा सकती, बड़े राज्य और छोटे राज्य की क्या की नहीं जा सकती, तुलना भी नहीं की जा सकती, तो एक तो ये तो गलती है ना, तो जरूरत क्या है, बराबरी की जाए, एक तरफ संसद और एक तरफ सारे जो विधानसभा है, ठीक है, उसको, प्लस दूसरी बराबरी और किए जाने की जरूरत है, ठीक है, दूसरी बराबरी और किए जाने की जरूरत है कि एक तरफ बड़े राज्य के विधानसभा और दूसरी तरफ दूसरे राज्य के विधानसभा, क्लियर है पॉइंट। तो इसके लिए देखो व्यवस्था ये की गई है, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का वोट का वैल्यू एक ही होगा, नहीं, मतलब एक एमएलए की वोट की वैल्यू एक होगी। जैसे लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में हम और आप जैसे जब नागरिक हिस्सा लेते, प्रत्यक्ष चुनाव जब होती है, तो हमारे एक वोट की वैल्यू एक होती है, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है कि एक वोट की वैल्यू एक होगी, ठीक है, यहां पर वोट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट समझिए, इसमें आप पॉइंट को समझना कि है क्या, एक सांसद या एक एमपी लिख देता हूं, इतनी इंग्लिश तो चलेगी, ठीक है, एक सांसद के मतों का मूल्य, नहीं, से पहले मैं एक एमएलए का कर देता हूं, ठीक है, मान लो यूपी विधानसभा के एक एमएलए की वोट निकाल ली, तो उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है,
अच्छा यूपी की आबादी 25 करोड़, नहीं, उसको डिवाइड करो 402 से, तो भाई संख्या तो बड़ी निकल के आ जाएगी ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले में क्या किया गया, गुना 1/1000 कर दिया गया। और ये तो यूपी का हो गया। यदि मान लो यही महाराष्ट्र का निकालना है, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे महाराष्ट्र विधानसभा में कुल एमएलए की जो संख्या है, गुना 1/1000, तो ये एमएलए की हो गई। एमपी का देखो बच्चे क्या होते हैं, क्लियर, एमपी के मतों का मूल्य, एमपी के मतों का मूल्य क्या होता है ये समझिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सभी राज्यों के एमएलए के मतों का मूल्य, नहीं, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं प्लस 2 संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, उनके जितने भी सदस्य हैं उनके मतों का क्या निकालते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके यूपी का भी आया होगा, महाराष्ट्र का भी, राजस्थान का भी, सबका आया होगा, उसको जोड़ लो, उसको डिवाइड किससे कर लो, कुल एमपी की संख्या से। ये फॉर्मूला है बच्चे, एमपी का वोट निकालना हो तो, और ये फॉर्मूला है एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी हो तो। क्लियर, फटाफट कमेंट करो तो समझ में आया या नहीं आया। मैंने आपको बताना बच्चों। ये सारे जो क्लास चल रहे हैं आज के या आगे के, सारे महत्वपूर्ण हैं। एक भी क्लास नहीं अटेंड करने का मतलब क्या है कि अच्छा लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग में फर्क है। लाइव क्लास में समझ में नहीं आएगी, अभी के अभी पूछोगे, क्लियर। रिकॉर्डिंग में ऐसे मौके मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्लियर। आपको सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ बताना पड़ेगा, फिर मुझसे पूछना पड़ेगा। तो लाइव क्लास अटेंड करने का अपना ही फायदा है, क्लियर, अपना ही फायदा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हमें और आपको यदि रिजल्ट चाहिए तो आलस जैसी चीज को तो सबसे पहले त्यागना होगा। कहते हैं कि आलस ही मनुष्य शरीरानांग महारिपु, मतलब आलस से बड़ा मनुष्य के शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आलस सबसे बड़ा रोग है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नाउ मैं कल पूरे 1 हफ्ते के बाद कल 5.5 घंटे सो पाया हूं, नहीं तो पूरे 1 हफ्ते से 3.5 से 4 घंटे ही सो रहा था। अगेन इट्स ए चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, इफ आई कैन मैनेज सच ए hectic routine, okay, at the age of 47, why can't you guys and girls, ठीक है, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मैं फिर से चुनौती दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्लियर, कि कौन ज्यादा मेहनत करता है, क्लियर। ध्यान दीजिए प्लीज, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इन कुछ दिलचस्प बातों पे और दिलचस्प चुनौतियों पे। चलिए बहरहाल फिर से लौटते हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। देखिए जो प्रोसेस होता है इसमें तो आपने देख ही लिया कि एक बैलेट दी जाती है, उसमें सबको आप क्या देंगे, कैंडिडेट का लिस्ट होगा, सभी को आप वरीयता देंगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है कि यदि कोई विवाद हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, यदि कोई विवाद हो, क्लियर, चुनाव संबंधी विवाद हो, राष्ट्रपति पर नहीं तो राष्ट्रपति की बात की जा रही है, यहां मैं वैसे लिख देता हूं, प्रेसिडेंट चुनाव में यदि विवाद हो तो सीधे तौर से, गौर करना, सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर, सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में क्या होगी बच्चों, सुनवाई होगी। क्या होगी, सुनवाई होगी, पहली बात। अब देखिए कि एक चीज ध्यान देना कि कुछ जो न्यायिक उन्मुक्तियां हैं, अच्छा न्यायिक उन्मुक्तियां क्या है, ठीक है भाई, जब इलेक्शन की यदि बात की जाए
तो कोई यदि निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं हो, ठीक है, जैसे हमने देखा कि मैंने बताया कि विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा भंग होगी, तो इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब मान लो कि कोई विवाद हो, ठीक है, और ध्यान दो, राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध कर दिया जाए, अवैध कर दिया जाए, ठीक है, समझना। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, राष्ट्रपति यदि मान लो कि 6 महीने तक अपने पद पे कार्य कर चुके, मान लो 6 महीने तक कार्य, मैं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, मान लेते हैं, आप में से कोई एक मान लेते हैं कि मेरे विरुद्ध खड़े थे चुनाव में और मैं धांधली करके जीत गया, तो आप क्या करोगे, सर्वोच्च न्यायालय में केस करोगे, ध्यान देना, और उसमें पाया गया कि सही मायने में नितिन सर जो है धांधली करके जीते हैं, तो मुझे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, या राष्ट्रपति के पद को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा। अब मेरी जगह पे आपको क्या किया जाएगा, उस पद पे बिठाया जाएगा, क्लियर। लेकिन जब तक ऐसा हो तब तक मैं 9 महीने या 10 महीने तक काम कर चुका था राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान देना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में मैंने 10 महीने तक जो काम किया था वो भी अवैध होगा? मेरा चुनाव तो अवैध हो गया, मुझे हटा भी दिया गया, लेकिन मेरे द्वारा जो पिछले 10 महीने से कार्य किया गया तो वो अवैध नहीं होगा, ध्यान देना, वो अवैध नहीं होगा, वो वैध ही रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों जी, कि मेरा चुनाव गलत, मुझे हटा भी दिया गया, लेकिन मेरे द्वारा किए गए राष्ट्रपति के रूप में कार्य अवैध नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है, आप जानते ही हो कि आप एक चीज जान ही रहे होंगे कि कोई विधेयक जो लाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा में पारित होती है, उसके बाद कहां पर जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति जब उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं तब जाके वो क्या होता है, विधेयक अधिनियम बनता है, यानी कि वो बिल एक्ट बनता है और एक्चुअल में लागू हो पाता है, ठीक है जी। अब मैं राष्ट्रपति था, पिछले 10 महीने में मैंने ऐसे बहुत सारे बिल पे सिग्नेचर किए होंगे और वो बिल क्या बन गया होगा, एक्ट बन गया होगा, कानून लागू भी हो गया होगा। अब मान लो मेरे पिछले 10 महीने के कार्य को अवैध ठहरा दिया गया, तो क्या होगा भाई, जितने भी बिल पे मैंने साइन किए थे और जितने भी बिल एक्ट बने थे वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब पता चला कि रातों रात 200 कानून जो है वो खत्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में तो भाई बहुत परेशानी हो सकती है पूरे भारतवर्ष में। तो इस कारण से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव अवैध भी हो जाए तो जब तक अवैध हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं किया जाता, समझते चलना। अब जो बारी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, क्लियर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, समझने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी का देखो इससे संबंधित मैं नोट्स आपके जो ग्रुप में है वो रखवा दूंगा, समझने पे फोकस करना, ठीक है। और जहां भी प्रश्न हो प्लीज रखिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा दूंगा, अलग तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि समझना और कंसेप्ट को क्लियर करना सबसे जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न उठता है कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष क्यों है, ये तो देख ही लिया कि अप्रत्यक्ष है। तो एक चीज आप ध्यान दो कि भारत के अंदर क्या है, संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में क्या होता है बच्चों, 2 तरह के रूलर होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है नाम मात्र का, और एक क्या होता है वास्तविक। नहीं, इसको क्या कहते हैं बच्चे इंग्लिश में डिफैक्टो, याद रखना, और इसको क्या कहते हैं बच्चे डिज्यूरी, याद रखना। अच्छे, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नाम मात्र के हैं, और वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्लियर। वास्तविक जो प्रधान लिख लीजिए और इन्हें भी प्रधान लिख लीजिए, ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान दो कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी प्रधानमंत्री का या इसी प्रधानमंत्री के जो पार्टी है या जो इनका गठबंधन है उनका लोकसभा में क्या होगा, बहुमत होगा, समझते चलना, बहुमत होगा। तो लोगों ने तो इनको चुना है ना सीधे तौर से,
और इनको चुना है कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर ये अप्रत्यक्ष क्यों और ये क्यों प्रत्यक्ष? क्योंकि ये वास्तविक प्रधान है और ये क्या है? नाम मात्र के प्रधान है। अच्छा, दोनों का चुनाव यदि प्रत्यक्ष ही कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बोलेंगे कि देखिए भाई, हम भी तो उतने ही शक्तिशाली हैं जितने आप शक्तिशाली हो, हम में और आप में फर्क क्या है? आप भी सीधे तौर से चुन के आए हो, मैं भी सीधे तौर से चुन के आया हूं, तो आप ही को भाई शक्ति क्यों? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इज इट ओके? थोड़ा सा कमेंट बताना। चलिए, अब क्या होगा कि सर प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई स्लीप लेस देन 6 hours आई हैव टू आल्सो स्लीप टिल अ डे। चलिए, टेक केयर, एवरीबॉडी हैज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटी, ओके, एंड सर्टेनली इवन द डॉक्टर यूज्ड टू से दैट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज नॉर्मल, ओके। तो आप 6 घंटे सोते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। एबनॉर्मल वाली स्थिति मेरे साथ है कि मैं 4.5 से 5 घंटे में मेरी नींद अच्छे ढंग से पूरी हो पाती है, ठीक है। वो अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, बट क्लास को अटेंड तो करना ही चाहिए। रात के 10:15 साढ़े 10 तक क्लास खत्म हो जाती है और सुबह फिर मान लो 8 बजे से शुरू होती है, तो फिर मतलब 12-13 घंटे का तो वक्त मिल ही जाता है, उसमें 6-7 घंटे सोएं, ठीक है। बट दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। The thing is that what I am looking for is attendance of all the students in the live class so that they have a understanding of the comprehensive analysis I am going through right now. Clear? तो चलिए, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया कि नाम मात्र के प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान देना कि ये तो एक टकराव की स्थिति हो सकती है यदि दोनों सीधे तौर से चुने जाएं तो। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए भाई बहुमत कहां चाहिए? लोकसभा में चाहिए, ध्यान देना। और राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या चाहिए? समर्थन कहां से चाहिए? लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा भी। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, उनको राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। क्लियर? नहीं, पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं तो पूरे राष्ट्र को वो रिप्रेजेंट करेंगे ना बच्चों। और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे राष्ट्र को, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ये सरकार के प्रधान होते हैं और ये देश का प्रधान है, ध्यान देना। तो इनकी जो स्थिति है संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की है और इसी कारण से क्या होता है, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और इनको सीधे तौर से चुना जाता है। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट जो बारी आती है इनके क्वालिफिकेशन की। तो आप लोग आधे घंटे का ब्रेक ले लें। उस आधे घंटे के ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे रूबरू होऊंगा, ठीक है। और जो समय होगा वो अभी 12:10 हुए हैं। क्लियर? तो 12:40 पे मैं एग्जैक्टली आपसे मिलूंगा और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और समझने और समझाने लायक बहुत सारी चीजें हैं और यहां पर एक बार कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई तो आप मेंस के भी क्वेश्चन और पीटी के भी क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएंगे, वरना दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। तो आप ब्रेक के बाद भी बने रहेंगे। काफी अच्छी जो चर्चा होने जा रही है, दिलचस्प चर्चा होने जा रही है और इसमें बहुत सारी